हेलो स्टूडेंट्स, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि इतने कम समय जो बचा हुआ है, इतने कम समय में हम कैसे अच्छे से अच्छे जो है तैयारी कर अच्छे से अच्छा नंबर हम लाएं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है दिन रखने से काम नहीं चलेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे मत कीजिए और आज के ही आज पढ़ाई में लग जाइए। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए जो है आपको प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन जो है करना होगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ये आपका जो है वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो है गोलीय दर्पण का द्वारक को कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर जो है दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो उत्तल दर्पण है तो इसकी जो है वक्रता त्रिज्या जो है धनात्मक होती है ना। और यानी दिया हुआ है यहाँ r बराबर 32 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको जो है क्या ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी ज्ञात करना है ना। फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो इस बात को ध्यान रखें कि हमें जो है फोकस दूरी जो ज्ञात करना है उस फोकस दूरी में r का जो मान दिया हुआ है ये 32 सेंटीमीटर है और ज्ञात करना हमें फोकस दूरी। तो f बराबर होता है r/2। तो r का मान दिया है 32 और 2 है, तो ये आपका कट जाएगा 16 दूनी 32 यानी 16 सेंटीमीटर हो गया। और अब बात आ गई, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन दिया हुआ है 16 यानी प्लस में और माइनस में, यानी माइनस में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ प्लस में दिया हुआ है। तो आपको इसमें करना क्या होगा कि सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर उत्तल दर्पण है रहेगा तो माइनस में, और सॉरी अवतल दर्पण रहेगा तो माइनस में और उत्तल दर्पण रहेगा तो प्लस में। तो यानी उत्तल दर्पण है तो इसलिए हमारा फोकस दूरी जो होगा वो क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति जो है, अगर जो है प्रतिबिंब जो है आवर्धन या सबसे पहले ऋणात्मक दिखाई दिया, यहाँ प्रतिबिंब जब भी आपको ऋणात्मक दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक है, और जब वास्तविक रहता है तो हमेशा उल्टा रहता है। इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में जो है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो ये अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो अपवर्तन देखा जाए कि किस में होता है, तो बारी बारी से समझते हैं अभी। तो आपका सही आंसर होगा कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है वो प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, हाँ। तो प्रकीर्णन करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले जो है आप नीचे से ऊपर की ओर जानते हैं बैजा नी पीनाला, यानी बैजा नी पीनाला, यानी बै से बैगनी, जा से जामुनी, न से नीला, ह से हरा, प से पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है तरंगधैर्घ्य होता है लाल का और सबसे कम तरंगधैर्घ्य होता है बैगनी का। लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो दिया हुआ है वो ऑप्शन है लाल, नारंगी, हरा, नीला। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो नीचे की तरफ आएगा वो उसी का प्रकीर्णन प्रबलता से होता है, अधिक से होगा। तो देखिए बैगनी तो इसमें ऑप्शन है नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें है ही नहीं है तो गलत क्या, जामुनी ये भी नहीं है। अब है नी से यानी नीला, तो आपका ऑप्शन जो देखिए तो इसमें नीला है। और इधर जो है हरा उसके बाद वाला ही है, पीला उसके बाद वाला, नारंगी, लाल सब इसके बाद वाला है। सबसे नीचे जो है इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे नीचे जो है क्या है, नीला रंग है। तो ये जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा नीला, है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो इसकी जो है विद्युत धारा की आवृत्ति जो होती है वो होती है 50 हर्ज। कितनी होती है, 50 हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि
किसी वोल्टामीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजक चिन्ह हैं, तो उस वोल्टमीटर का अल्पमापांक क्या होगा, अर्थात क्या है। देखिए, तो सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए जो अल्पमापांक ज्ञात करने, यानी क्या चीज़, अल्प मापांक, अल्पमापांक ज्ञात करने के लिए जो हाई वोल्टेज होते हैं यानी 1 वोल्ट, जो लो वोल्टेज होते हैं उनमें घटाने के बाद में जितने भी आपको विभाजन चिन्ह मिलेंगे उससे भाग देना होता है। तो 0, जब 1 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा, 1/20, अर्थात 1/20 का मतलब कितना हुआ, मतलब हो गया 0.05 वोल्ट, अर्थात जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी बी नंबर जो दिया हुआ है ये आपका सही हो जाएगा, 0.005 वोल्ट। सॉरी, चलिए देखा जाए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन है 8वां नंबर, और ये क्वेश्चन है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। अर्थात 1 माइक्रो एम्पियर धारा बराबर, देखिए 1 माइक्रो एम्पियर जो धारा होता है वो धारा बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी ये वाला, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो अब नेक्स्ट जो है देखते हैं 9 नंबर जो प्रश्न है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखा की दिशा क्या होती है। देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए जो है सबसे पहले जो है इसको हम पहले एक क्षण चुंबक बनाते हैं। ये आपका एक क्षण चुंबक हो गया, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव साउथ, और ये हो गया नॉर्थ, है ना। अब देखिए इसमें कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा पूछता है तो बच्चे जो है कन्फ्यूजन में आते हैं। कैसे कि इसमें जो है चुंबकीय रेखा जो होता है ये ऐसे जाता है और इस तरफ जो है आता है, अर्थात ऐसे जाता है और इस तरह निकलते हुए जो है फिर जो जा करके दक्षिण ध्रुव में पहुंच जाता है, और इधर से एक और बना देते हैं, समझ में आ जाएगा ना। तो ये भी जो है ऐसे जाते हैं और इधर की तरफ निकल आते हैं। तो बस इसमें क्वेश्चन अब क्या दिया, बाहर जाएगा तो आपको जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगा, और अंदर जाएगा तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएगा। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा है क्षण चुंबक के अंदर की बात बोला है, तो अंदर दक्षिणी ध्रुव से किधर जाएगा, उत्तरी ध्रुव की ओर, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव अर्थात उत्तरी ध्रुव की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। आप देखते हैं कि जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है उसमें 2 तरह के तार होते हैं, एक लाल और एक काला। तो लाल वाला तो उसमें जो है उदासीन वो होता नहीं है, तो बचा कौन, काला वाला, अर्थात आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, काला, है ना। अगला प्रश्न है उसने किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो ये आपका जो है आंसर होगा बी, विद्युत मोटर, है ना। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न जो है 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है देखा जाए। क्वेश्चन कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसमें जो है आपको देखना क्या है कि ये जो है जल विद्युत संयंत्र जो है ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में किस में बदलता है। तो ये जो है बड़े देखते होंगे जहाँ बिजली उत्पादन होता है वहाँ पे जो है ये अधिकतर जो प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो होता है स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है ना। स्थितिज ऊर्जा जो है जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिससे हमको बिजली मिलती है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल देखिएगा, ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये कि सर ये तो आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एग्जामिनर के नज़र में अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तभी तो ये क्वेश्चन दिया गया है ना। ये 2018 का क्वेश्चन है, आप इसको बढ़िया से कर लीजिए। ऐसे ही जो आपको सब मिलेगा 11 से लेकर के जो है आपको 22 तक का जो जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन को मैं एक एक करके बारी बारी से सारे सब्जेक्ट को मैं कराऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन ना लें, है ना। देखिए सब जो है इसमें पहला जो है बात यह है कि आप जो है अगर जो है अच्छे से अच्छे जो है क्लास करना चाहते हैं तो रेगुलर जो है बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से जो है आपको बिल्कुल जो है सब तैयार कराया जाएगा। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न जो है आपका 13 नंबर जो दिया हुआ है, ये प्रश्न कहता है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो ये नरौरा जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, और ये बुलंदशहर में है। कहाँ है?
बुलंदशहर, बुलंदशहर है ना, बुलंदशहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बुलंदशहर में, है ना। नाभिकीय नरौरा जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र है बुलंदशहर में, यानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। देखिए अब यहाँ पे अब अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वह प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है CaO, ये ऑप्शन तो आपका जो है बिना बूझा हुआ चूना है, बिना बूझा हुआ चूना, है ना। और आपका जो है ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, ये आपका जो है बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। अगला जो है प्रश्न जो है वो प्रश्न है 15 नंबर, और ये प्रश्न जो है कहता है कि ZnCuSO4 क्या बनाता है? ZnSO4 प्लस कॉपर, यानी यहाँ जो जिंक जो है ये जिंक, ये कॉपर को विस्थापित करके यहाँ जो है जिंक सल्फेट बनाया हुआ है। तो देखिए इसमें जो है यानी जिंक जो है कॉपर को यहाँ पे विस्थापित कर दिया है, तो विस्थापित से ही पता चल रहा है कि यह जो है किस स्थिति में जाएगा, यानी विस्थापित से किस में जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया में, है ना। अगला प्रश्न है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा। तो आप देखिए इसको सबसे पहले आपको ध्यान रखने के लिए कि अम्ल कौन है, अम्ल और क्षार क्या है, और अम्ल जो है कैसे लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, और क्षार किस लिटमस पत्र को किस रूप में बदलता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा अनिल, क्या रखना है? अनिल। देखिए अ से अम्ल यानी अम्ल, और न से नीला, ल से लाल, यानी अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ भी बात बोला गया है कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल है। अब यहाँ बात आता है कि अम्ल का जो है pH मान कितना होता है। तो ये हम जो है एक pH स्केल बनाते हैं, है ना। यहाँ देखिए यहाँ होता है 7, 1 2 3, यानी ये इधर जो है 0 तक, 1 2 3 4 5 और 1 6, इधर 7 हो ये गया है, 8 9 10 11 12 13 14, है ना। तो इसमें जो है अगर 7 रहता है तो यह उदासीन होगा, और 7 से आगे इधर की तरफ बढ़ता है तो यह क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षार। और इधर की तरफ आएगा तो ये होगा अम्ल, अम्ल, है ना। तो अब जो है ऑप्शन के हिसाब से आप देखिए कि आपका यानी ये भी कन्फर्म है कि ये अम्ल है, क्योंकि यह नीले लिटमस पत्र को कर देता है, लाल कर देता है। तो अम्ल का विलयन कितना कितना होना चाहिए? pH मान जो है विलयन का pH मान यानी 7 से कम होना चाहिए। तो 7 देखिए इसमें 7 है, तो 7 तो होगा नहीं क्योंकि ये उदासीन है, और 10 है तो 10 ये क्षार ही है, 8 भी क्षार ही है आपका, अर्थात आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम बता रहे थे कि अब जो है अम्ल के बारे में, तो अम्ल तो बता दिए। अब एक और ध्यान रखिए कि क्षार के बारे में आप समझ लिए कैसे याद रखने का ट्रिक जो है आप कैसे याद रखिएगा कि अम्ल जो है, तो अम्ल के लिए आप पढ़ लिए अनिल, अर्थात अ से अम्ल, न से नी दिया हुआ है तो नी से नीला, और ल से लाल, अर्थात अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब जो है आता है क्षार के लिए, तो क्षार के लिए ध्यान रखिएगा, लिखिएगा, देखिए क्षार के लिए जो है ध्यान रखिएगा छलनी, छलनी, है ना। तो छलनी यानी 6 से क्षार, ल से यानी 6 से क्षार, ल से लाल, और नी से नीला, यानी ये जो है क्षार जो है ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। अर्थात अब समझ में आ गया कि आपको जो, आप तो आप भूलिएगा नहीं, हमको आशा है कि आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये जो ट्रिक जो है काफ़ी बेजोड़ ट्रिक है। अगला जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है। तो सबसे पहले बारी बारी से अब हम जानते हैं कि इसमें जो है संतरा में तो जो आपको सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, है ना, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर जो है उसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, अर्थात आपका ऑप्शन जो है क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, टमाटर, यानी टमाटर में जो है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, जो है कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए
कि जो अभिक्रियाशील धातु जो दिए हुए हैं एक कॉलम में जो दिया हुआ है, पहला होता है पोटेशियम, दूसरा सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये होता है ना। तो इसमें जो है सबसे जो है ऊपर जो है वही जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पोटेशियम, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोटेशियम, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रॉयल जल अर्थात एक्वा रेजिया यानी रॉयल जल किस अनुपात में सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्रण नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3:1 में, है ना। अब जो है आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि ये जो है किस प्रक्रियात्मक समूह का है। तो ये जो है आपका जो है कीटोन का दिया हुआ है, किसका होगा, कीटोन का। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। ये जो है नेक्स्ट प्रश्न जो है ये प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि आणविक सूत्र आपको यहाँ पे दे दिया है कि C3H8। अब इसमें पूछता है कि कितने सह संयोजक आबंध होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको संरचना बनाना होगा, यानी कार्बन कार्बन 3 हो गया। तो देखिए इसमें जो है कितने सह संयोजक आबंध होते हैं, यहाँ सब पे हाइड्रोजन होगा, है ना। अब देखिए कि इसमें आबंध कितने दिए हुए हैं, है ना। तो आबंध के लिए जो है सबसे पहले देखा जाए कि इसमें कितने आबंध हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ जो दिया हुआ है 9 10, यानी कितने आबंध है। तो इसमें कुल जो है आपको जो है 10 आबंध हैं। कितने आबंध हैं, 10 आबंध दिए हुए हैं, यानी ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 10 आबंध, कितने आबंध हो जाएंगे, 10 आबंध आपको सही हो जाएंगे। 10 सह संयोजक आबंध प्रोपेन में होता है। नेक्स्ट जो है दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार अर्थात साइज क्या होता है। तो ये बाईं से दाईं की ओर जाने पर आपका आकार जो है वो घटता है, क्या होता है, घटता है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। तो ये ऊर्ध्व स्तंभों की संख्या जो होती है वो 18 होती है ना, और आवर्त की संख्या जो है 7 होती है। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है वो प्रश्न है 24 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि एक छात्र जांच प्रश्नावली के लिए गए सोडियम कार्बोनेट में तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की जो है कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। तो ये जब मिलाएगा तो ये आपका हरा रंग का दिखेगा। किस रंग का दिखेगा, हरा रंग का। अगला प्रश्न है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ जो होती है वो किस रंग की दिखाई देगी। तो वो हमेशा जो है ध्यान रखिएगा कि वो चमकीला उजला अर्थात सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब एक जांच प्रश्नावली के लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रश्नावली में विलयन था, तो विलयन क्या था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, है ना। तो ये आपका जो है नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात रक्तदाब मापने में किया जाता है। तो आप जो है ये ध्यान रखिए कि रक्तदाब में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है हमारा प्रश्न था। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले जो है ये जो बैरोमीटर होता है, ये बैरोमीटर तो दाब का करता है, किसका करता है, दाब का, है ना, दाब। और मैनोमीटर जो है यह कॉलम में दाब का बताता है, कॉलम में दाब बताता है। और ये जो है हमारा रक्तदाब बताता है, रक्तदाब। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का प्रयोग रक्तदाब मापने के लिए किया गया था। तो देखिएगा इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा,
एस्फाइग्नोमैनोमीटर, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। अगला जो है प्रश्न है 28 नंबर, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो ये जो है अवरुद्ध करने के लिए, तो ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात रेड ब्लड सेल। तो ये जो है रक्त को थक्का नहीं बनाता है, ये जो है O2 अर्थात ऑक्सीजन, है ना, एवं पोषक जो तत्व होते हैं उस पोषक पदार्थ का परिवहन करता है, परिवहन, है ना। श्वेत रक्त जो दिया हुआ है, ये श्वेत रक्त जो है यह जो है प्रतिरक्षा करता है अर्थात रोगों से लड़ने की जो है क्षमता प्रदान करता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और ऑप्शन नंबर जो सी है ये है प्लेटलेट्स, अर्थात ये प्लेटलेट्स ही है जो है ये हमारे रक्त को थक्का बनाने में काम करता है। इसको रक्त बिम्बाणु कहा जाता है, रक्त बिम्बाणु, ठीक है, रक्त बिम्बाणु, है ना। इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो है अगला प्रश्न जो है वो है 29 नंबर, और ये प्रश्न जो है क्या कहता है, इस प्रश्न में जो है ध्यान रखिए कि इस प्रश्न में जो दिया गया है उस प्रश्न में क्वेश्चन है कि O2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो O2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो है इसमें जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की। देखिए ऑप्शन को हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है सोडियम, बिल्कुल गलत है। क्लोरीन, ये भी गलत है। फास्फोरस, ये भी गलत है। और दिया इनमें सभी, अर्थात ये भी ऑप्शन इसमें देखिएगा, देखिए मिल गया ना। ये क्वेश्चन भी इसमें ये दिया हुआ है, ऑप्शन इसमें क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है लेकिन ऑप्शन इसमें जो आंसर होना चाहिए वो आंसर नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन नहीं दिया है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। आप इसको लिख लीजिएगा कि ये क्या होगा, आयोडीन की ज़रूरत होती है, तब जा करके जो है ये जो है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो है स्रावित होता है। और ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, थायराइड, हमारे गले में जो है, गले में थायराइड नामक जो है एक ग्रंथि है वहाँ, जिसको O2 ग्रंथि भी कहा जाता है। इसको जो है थायरॉक्सिन, इसी से जो है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो है बनता है। ये आयोडीन के वजह से ही, अर्थात आयोडीन की आवश्यकता के अनुसार ही बनता है। तो ये जो है नेक्स्ट प्रश्न जो है वो प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो मस्तिष्क का जो मस्तिष्क दिखेगा यहाँ, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले जान ले कि मस्तिष्क जो है, ये मस्तिष्क जो है पश्च भाग जो होता है, पश्च भाग, इसको सेरिबलम कहते हैं, सेरिबलम, है ना। और इस सेरिबलम जो होता है, सेरिबलम को ही अनुमस्तिष्क कहा जाता है, अनुमस्तिष्क, अर्थात आपका जो ऑप्शन सही सी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, यानी मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर का जो है संतुलन बनाए रखता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, यानी अनुमस्तिष्क जो है हमारे शरीर का संतुलन को बनाने में, अंगों को संतुलन बनाने में, ये सब में जो है काम करता है, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। तो ये साइटोकिनिन जो है प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तो ये भी आपका सही है, इसके लिए भी सहायक होता है। तने के वृद्धि के लिए, तो तने की वृद्धि में भी ये सहायक होता है। पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, तो इसमें भी सहायक होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी, ये इनमें से सभी होगा, सभी के लिए क्या होते हैं, सहायक होता है ये। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो हाइड्रा में जो है प्रजनन, हाइड्रा क्या है, हाइड्रा प्रजनन विधि। तो हाइड्रा प्रजनन विधि में होता क्या है कि कोई जीव जो है अगर जो है 1/2 यानी हाफ, आधा भागों में भी अगर बढ़ जाते हैं तो भी वो जीव मरते नहीं हैं, फिर नए जीव का विकसित कर लेते हैं, शरीर अपना विकास कर लेते हैं। तो ऐसे जो है प्रजनन विधि को मुकुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुकुलन, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुकुलन। अगला प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। अब पुष्प का जो है देखिए इसमें जो है आता है ये पुंकेसर, है ना, पुंकेसर आपका सही हो जाएगा कि पुष्प का जो है वो पुंकेसर जो भाग है वो परागकण बनाता है। पहले इसको समझ लीजिए, यहाँ दिया हुआ है पुंकेसर, है ना।
पुंकेसर। ये पुंकेसर जो है, पुंकेसर के दो भाग, इसमें जो है पुंकेसर जो है परागकण, परागकण है ना, दूसरा होता है तंतु। परागकण जो है, परागकण सॉरी परागकण नहीं, परागकोश, यानी परागकोश, तो परागकोश होता है इसमें, है ना। तो परागकोश में जो है परागकण का निर्माण होता है, किसका? परागकण, परागकण का निर्माण होता है। और ये जो है अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि पुंकेसर में जो है परागकण बनता है। अर्थात पुंकेसर मैंने देख तो लिया आपकी परागकोश में ही परागकण बनता है, लेकिन आपको इसमें जो है परागकण दिया नहीं हुआ, परागकोश दिया नहीं है, सॉरी परागकोश नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? पुंकेसर ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो दिया हुआ है स्त्री केसर, ये स्त्री केसर जो है बीजाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीजाणु, ये बीजाणु बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा में, महिलाओं में कौन नहीं है? तो अंडाशय, तंडाशय ये है, अर्थात ये बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा। गर्भाशय ये भी है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी मादा जनन तंत्र है। ये डिंग वाहिनी ये भी है, ये भी गलत हो जाएगा। अर्थात ये आपका जो है शुक्रवाहिका, ये जो है मादा जनन तंत्र नहीं, ये पुरुष वाला नर जनन तंत्र। अब देखिए यहाँ आता है 35 नंबर जो है, तो इसमें जो दिया हुआ है वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका सही आंसर जो होगा वो आपका सही आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ये वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किए हुए थे, इनको शॉर्ट में मेंडल के भी नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट हुक तो आपका कोशिका का खोज किए हुए थे, और चार्ल्स जो है डार्विन जो है प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किए हुए थे, है ना। और ये क्वेश्चन को तो सब कोई जानता होगा भाई। देखिए इसमें दिया हुआ है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, तो स्त्रियों में जो है लिंग गुणसूत्र जो है XX होते हैं, है ना। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न जो है दे रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में डुबाया जाता है। ये डुबाया जाता है तो सबसे पहले जो है देखिए इसमें मंड को घोलने के लिए सही है, ये इसके लिए भी डुबाया जाता है। क्लोरोफिल को घोलने के लिए ये भी सही है। पत्तियों को मुलायम करने के लिए, अर्थात तीनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी दिया इनमें से सभी के लिए, तो आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा गया तो यह कितना गुना पर देखा जाता है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10 गुना पर। कितने गुने पर? 10 गुना पे। अब अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न जो है वह दिया हुआ है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ये जो है आपका जो है सही आंसर होगा सिनेप्स या सिनेटिक दरार। क्या कहता है? सिनेटिक दरार या सिनेप्स, दोनों में से कोई देगा तो आप ऑप्शन बिल्कुल जो है आंख बंद कर मार लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ये जो है देखिए इसमें जो है आहार श्रृंखला का निर्माण निम्न में से कौन करता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी घास। घास को जो है बकरी खाती है, बकरी को मानव खा जाता है, तो यही जो है हमारे आहार श्रृंखला का निर्माण करता है ना। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए जो आप हमारे चैनल को से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल जो है सब्सक्राइब कर दें। आपका जो तैयारी इससे बहुत बेटर होने वाला है। सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, संस्कृत हो या SST हो। बाकी एक उर्दू छोड़कर बाकी सभी जो है सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे आपको बिल्कुल कराया जाएगा। अपनी फिक्र होकर के मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और आप जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मुझे जो है मोटिवेटेड हो, मैं मोटिवेटेड हूँ और अच्छे से अच्छे जो है वीडियो को बना सकें, है ना। चलिए।